हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 9th में स्टेम डोमेन के स्टूडेंट्स हैं, उनके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और अगर आप किसी दूसरे डोमेन के स्टूडेंट हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमैनिटीज डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल, या फिर परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, या फिर आप AFPS यानी कि आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल्स में एडमिशन लेना चाहते हो, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट कि अगर आप स्टेम डोमेन के नहीं हो और किसी और डोमेन के हो, सो दैट मैं आपके लिए उस पर्टिकुलर डोमेन के एंट्रेंस सिलेबस के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं। क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो कम से कम अब से आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी ही पड़ेगी इफ़ यू रियली वांट टू टेक एडमिशन इन दिस स्पेशलाइज्ड स्कूल्स। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, सो दैट आप आगे आने वाले वो इम्पोर्टेंट एपिसोड्स को मिस न कर जाएं। आगे जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आते हैं, लाइक हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू टेक वंस यू आर डन विथ योर रजिस्ट्रेशन, वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक वन बाय वन इन डिटेल। सो देर इज़ नथिंग यू हैव टू वरी अबाउट। बस आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, वी विल टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स। और जल्द से जल्द आप इस चैनल से जुड़ जाएं, सो दैट आप हमारी तरफ से हर अपडेट को जल्द से जल्द आपको मिलती रहे। तो चलो अब हम 9th क्लास वाले बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम 9th क्लास में जो बच्चे स्टेम डोमेन में एडमिशन ले रहे हैं उनके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। एक बात और, इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, अगर आपको उन टॉपिक्स में कोई भी डाउट होती है, कोई भी टॉपिक आपको ठीक तरीके से समझ नहीं आया है स्कूल में, देन आप कमेंट करके वो टॉपिक के बारे में पूछ सकते हो। हमारी SOSC की पूरी टीम है आपको गाइड करने के लिए। वी विल हेल्प यू एज सुन एज पॉसिबल, सो फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क क्वेश्चंस। Okay, so as you guys see on your mobile screen or computer screen, I have opened the PDF which are containing all the important questions of class 9 STEM domain entrance exam syllabus. चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 में देखते हैं, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो द फर्स्ट वन इज राबी एंड खारिफ क्रॉप्स, उसके एग्जांपल्स आपको ठीक तरीके से पता होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज व्हाट टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट इन क्लास 8 CBSE साइंस एंड क्रिएट योर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली। आपको वो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करना है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, सो दैट आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। उसी तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना है, एक पूरी स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे, सो दैट हमारे लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना थोड़ा आसान हो जाए। Because as we all know that science is a subject that needs to be studied with a structure, because a lot of the concepts are interconnected. To score more, to be prepared, as we all know that कि अगर आप पहले आगे वाले टॉपिक्स पढ़ लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा जब तक आपको पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ, उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर से पहले हम बेसिक वाले जो पहले वाले टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे, उसके बाद हम एडवांस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो टू स्कोर मोर एंड टू प्रिपेयर फॉर द tackling all the tough questions in this subject, you have to pay attention to the list of all these important questions. So in the first chapter, crop production and management, the important topics are rabi and kharif crops. You have to learn all the examples and the definitions of this rabi and kharif crops. इनमें क्या अंतर होता है, ये इनकी क्या खासियत होती है, इनकी डेफिनेशन क्या है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें भी आपको मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। आप ये चैप्टर को एक बारी थोरो रीडिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद है लास्ट में इरिगेशन मॉडर्न मेथड।
इसमें यूजुअली वी ऑल नो दैट कि इरिगेशन की कितने बहुत सारे मेथड होते हैं इरिगेशन करने के, तो मॉडर्न मेथड कौन सा है? मोस्ट लाइकली आपको मॉडर्न मेथड ही आएगा एग्ज़ाम में, तो आप उसको ठीक से करें। Questions regarding soil and how it is prepared for cultivation are usually asked in this kind of exams. तो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉइल्स होती हैं उसको कल्टीवेशन के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। मतलब कि उसमें सबसे पहले उसकी थोड़ी बहुत ऊपर से खुदाई की जाती है ताकि उसमें एयर चला जाए थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी बेसिक पता होनी चाहिए। यू मस्ट हैव द आइडिया अबाउट द क्वालिटी दैट शुड बी देयर इन द सीड एंड वेरियस टेक्निक ऑफ सॉ सीड। जैसा कि आपको पता ही होगा, आप चैप्टर में पढ़ा होगा आपने कि जो सीड्स होती हैं उनको बोने के कई तरीके होते हैं, तो उसके भी जो भी टेक्निक्स होते हैं वो सब आपको एक नोट्स बना लेना, उसमें आप लिख के रख लेना कि कौन कौन से वो नोट्स होते हैं और किन किन तरीक़ों से उन सीड्स को सॉ किया जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट चैप्टर वी हैव चैप्टर नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आपका यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो टॉपिक है ये कोल है, इसकी किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट्स लाइक इसकी कोल के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव कोल टार एंड कोल गैस ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग द कोल एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल। इसके बाद है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है उसमें, एंड आफ्टर दैट वी हैव रिफाइनिंग। उसको किस तरीके से रिफाइनिंग की जाती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके क्या क्या होते हैं पेट्रोल के, एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। एंड आफ्टर दैट वी हैव नेचुरल गैस, characteristic of natural gas and its uses, and also advantages of CNG, and at last we have disadvantage of using fossil fuels. तो आपको ये चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के, तो आपको आने चाहिए। and you should also have a good understanding of, as I told you earlier, understanding the difference between exhaustible and inexhaustible resources. And then we have you should also know in this chapter the good understanding to learn the process of carbonization क्या होता है, process of carbonization क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, उसकी definition होनी चाहिए आपके पास। use tabular form to learn different constituents separated from petroleum। जो पेट्रोलियम होता है इसमें मतलब कि कई सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जाता है, तो वो आपको ठीक तरीके से एक टेबल के रूप में पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड द वे फ्रॉम विच यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कैन बी डिक्रीज एज दे प्रेजेंट इन नेचर इन लिमिटेड क्वांटिटी। सो हाउ कैन वी यूज द फॉसिल फ्यूल्स सो दैट इट कैन बी डिक्रीज्ड, and because we all know that these fossil fuels are present in nature in a limited quantity. So आपको ये चीज़ें, ये टॉपिक्स आपको ठीक तरीके से करना है। and next we have chapter number 9, reproduction in animals. So even this is very important for student to know about the reproductive system of human males and females. Frequently asked questions are about the location of gamete formation and functions of various parts in reproductive systems. और कुछ और important topics हैं, fertilization and its type, the difference between viviparous and oviparous animals with examples. You should have a good knowledge of it. मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स वो कैसे होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो ऑब्वियसली मेटामॉर्फोसिस ही कहते हैं, और वो किस तरीके से होता है वो आपको पता होना चाहिए। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यू शुड वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। एंड in order to quickly understand all these topics, the various modes of reproduction in organisms can be categorized into two types. We all know that they either reproduce asexually or sexually. You must know the basic difference between them and what are the
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच टाइप, यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और दोनों में क्या अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में. और नाउ द नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 10, reaching the age of adolescence. This is one of the most important question. इस चैप्टर से भी कई सारे important questions आने वाले हैं आपके उस एग्जाम्स में. One of the most asked question from this chapter is the difference between puberty and adolescence. Do you know? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ. आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होगा. आपको अभी बुक्स में देखना नहीं है, बस आपको जो पता है वो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो. वो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ये फ्रॉम दिस चैप्टर. द डिफरेंस बिटवीन प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल एंड फीमेल आर important from exam point of view. Hormones and their functions are very important. How is sex determined in case of human being is a question that has been asked for very frequently. किसी भी इंसान के अंदर सेक्स को किस तरीके से डिटरमिन किया जाता है इंसानों में, ये भी बहुत ही बार बार आते हैं एग्जाम्स में. Various means to keep oneself healthy during the phase of adolescence is an important topic. How can you keep yourself healthy in the phase of your adolescence? ये जो टीनेज की जो एज होती है इसमें आप अपने आप को हेल्दी किस तरीके से रख सकते हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. You should also learn about AIDS, its causes, symptoms and preventions and cure. So, and other important topics of this chapter is changes in puberty, secondary sexual characteristics, roles of hormones, sex determination. So go through all these topics from this chapter. Now, the next we have chapter number 6, combustion and flame. So combustion and flame is also very important. You have to understand the necessary condition to produce fire. What are the necessary conditions to produce fire? I am asking you this question. If you know this the answer of this question, then comment down below. I will reply you if you make some mistake, and I will really appreciate you if you already know the answer of this question. The necessary condition to produce fire. And practice the diagram of flame and label it correctly. And we have some important topics from this chapter is combustion. What are combustible and non-combustible substances, essential requirement to produce fire, and what is ignition temperature, inflammation substances क्या होते हैं, method to control fire क्या क्या होते हैं, what are the method to control fire, and what are the type of combustion. We all know that rapid, spontaneous, explosion, 3 types के combustion होते हैं. तो इनके आप ज़्यादा डीप में मत जाना टाइप ऑफ कम्बशन में, बस इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेना और एग्जांपल ले लेना. इसके बाद है हमारा फ्लेम. फ्लेम में कलर और जोन आपको पता होने चाहिए. इसके बाद है फ्यूल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल? एनी 3 to 5, 3 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत हैं. उसके बाद है कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है. And at last we have harmful products and effects of burning fuel. ये क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए. You should have a good understanding of the concept of combustion and its condition, and precise diagram of flame and label the different zones. आप एक जो flame होता है उसमें different zones क्या होते हैं उसको लेबल करना आपको आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको लेबल करना आएगा. 2-3 जैसे कि 3-4 लेवल होते हैं तो ये 2-3 होंगे, और कहीं पे ऐसे क्वेश्चन मार्क बना होगा तो आपको टिक करने के लिए आएगा. तो मतलब आपको नॉलेज होनी ही चाहिए तभी आप आंसर दे पाओगे. तो आपको इसके डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है. लर्न द एग्जाम्पल्स ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ कम्बशन. जो कम्बशन के 3 टाइप्स होते हैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर, रैपिड, स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोजन, इसके बारे में आपको पढ़ना है. कैलोरीफिक वैल्यू एंड इट्स यूनिट is very important topic. And now the next
chapter we have is chapter number 18, pollution of air and water. Go through the government initiatives like the use of CNG in public vehicles, the odd even rule for private transport in Delhi, and green Delhi, clean Delhi to decrease the air pollution, melting of ice caps around the world, greenhouse effect, global warming and respiratory disease. तो इन टॉपिक्स को आप एक ओवरव्यू ले लेना. Also you have to read about the campaigns like गंगा बचाओ अभियान and यमुना बचाओ अभियान. ये क्या है, कब स्टार्ट हुए, ये बस एक ओवरव्यू लेना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना इनमें. Relate all the government initiative with consequences of air and water pollution to develop a better understanding of both. You have to relate all the government initiatives with consequences of air and water. जो air and water pollutions हो रहे हैं उनको लेके गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स है उसको आपको उन दोनों को रिलेट करना है. उनकी एक ठीक तरीके से अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए आपको. And you do not get confused between greenhouse effect and global warming. You need to know the difference between greenhouse effect and global warming. तो दोनों की एक बारी definition देख लेना आप. Read and understand the Ganga Action Plan and Taj Mahal case study in detail. Go through the question paper of the question paper and all the topics. उसके बाद हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ एयर पोल्यूशन, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है. एयर पोल्यूशन के अंदर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर टाइप्स, स्मॉग, रोल्स ऑफ CFC इन ओजोन होल फॉर्मेशन, एसिड रेन. इनकी एक छोटी छोटी डेफिनेशन होनी चाहिए आपके 1 या 2 लाइन की. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, and after that we have water pollution, and inside that water pollution we have small topics like water pollutants, the Ganga case study, potable water. Potable water क्या होता है, this is my question, you have to again answer this potable water क्या होता है ये. तो आप ये कमेंट में लिख के बताओ. टेक्निक टू कंजर्व वाटर, what are the different technique to conserve water, what are 3 R's, reduce, reuse and recycle. इनके ये जो reduce, reuse, recycle है, इनको आपको एक छोटा सा definition आना चाहिए. And next we have chapter number 14, and inside this chapter number 14 which is chemical effect of electric current. ये भी एक important chapter है. This topic does not require much practice, but a go-through study of the chapter and learning the definition is essential in order to understand this chapter. Make a circuit tested using LED and check whether certain liquid if they conduct electricity or not. Make a list of liquid around you and mark them. And these are the things you can do at your home. Chemical effects of electric current and electroplating are important topics in this chapter. Chemical effect of electric current and electroplating are important topics in this chapter. And if you want to understand this chapter, you have to understand these topics like solid. There are certain liquids, solids. There are certain liquids also which allow current to pass through them. We are asked not to touch an electric switch, right? Or appliance with wet hand. क्यों कहा जाता है हमें ये कि गीले हाथों से आपको करंट को छूना नहीं है? Why? There are some reason behind it. The passage of current through conducting liquid causes certain chemical reaction, and these effects are chemical effect of current. And the deposition of a desired metal on some other metal using chemical effect of current is electroplating. आपने देखा ही होगा, आपने सुना होगा कि किसी भी मतलब कि ज्वेलरी पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है, और फिर आपके घर में भी कई सारे बर्तन होंगे, उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई होगी सो दैट उस पर रस्ट ना लगे.
तो ये वाले भी टॉपिक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वाइडली यूज ऑफ पॉलिश यूटेंसिल ज्वेलरी में काम आते हैं, ये इनकी यूजेस हैं ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। तो इसमें तो मेनली 3 ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं: कंडक्टिंग लिक्विड्स, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप ये 3 टॉपिक ठीक तरीके से कर लो, ये चैप्टर कंप्लीट है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर वी हैव इज चैप्टर नंबर 15, some natural phenomena. The working of electroscope is an important topic from this chapter. Make a table of cause and prevention of those of both earthquake and lightning. Study the seismograph in detail. तो आपको ये प्रिवेंशन ऑफ बोथ अर्थक्वेक एंड लाइटनिंग दोनों का आपको टेबल बनाना है। इंस्टेड ऑफ मगिंग अप द कॉन्सेप्ट, आपको ये ज़्यादा याद रिमेंबर टाइप नहीं करना है इसको। ट्राई टू रिलेट द चार्ज एंड लाइटिंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन ईजियर मैनर। एंड द चैप्टर इंक्लूड्स दिस चैप्टर some natural phenomena includes mostly theoretical topics which are observed by everyone of us, as we all know that हम जितने भी लोग हैं हम सभी बारिश को, लाइटनिंग को, अर्थक्वेक्स को, इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ all the causes and protection, so the topic should not be studied but you should also retain them in your mind for future, कि अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो उससे किस तरीके से बचा जाना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये आपको आपके माइंड में होना चाहिए ये। So these are the 2 types of electric charges, positive and negative. There are 2 types of electric charges, positive and negative. A body can be charged by rubbing or simply touching it with a charged object. Electroscope is a device which detects the charge of the object. It is based on same principle of charging by touching and also on repulsion of similar charges. ये चीज़ें मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप जो मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट है। सो जैसे कि अब लाइटनिंग है, लाइटनिंग आपको मैं एक दोबारा से एक रिवीजन देता हूँ। जैसे कि लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय डिस्चार्ज ऑफ चार्जेस बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ। इट इज़ वेरी डेंजरस। Lightning conductors are used to protect high raised building from the lightning. तो मतलब कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ किया जाता है सो दैट बिल्डिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये आपके एग्जाम्स में आते रहेंगे। A sudden shake experience on Earth's surface resulting from disturbance in Earth's crust called earthquake. So you can have a good definition. You can write it down in your notebook. A sudden shake experienced on Earth's surface resulting from disturbance in Earth's crust is called an earthquake. It is measured on the Richter scale. जो अर्थक्वेक है वो किस मेजरमेंट पे नापा जाता है, तो रिक्टर स्केल इज द आंसर। ये क्वेश्चन आ सकता है। देयर आर वेरियस मेथड टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, सो यू शुड नो ऑल दोज मेथड्स। सो मेनली इस चैप्टर से भी 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है: इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रोस्कोप, and the second we have is lightning, and then at last we have is earthquake. So let's move to the next chapter, and the next chapter is chapter number 17, which is stars and the solar system. So in order to understand this chapter, make a list of the planet and write at least 2 important points about each planet. Try to observe the face of moon regularly and make a chart of it. Face of moon is an important topic. You can also ask your parents or friends to perform an activity using torch to represent sun, 2 balls as the earth and moon, to visualize how these faces are performed. You can do all these things with your friends. Make a list of constellations and try to observe them on clear sky. Also sketch them. So there are also in this chapter there are also only 3 important topics. मुझे ये 3 ही important topics लगे: the face of moon, constellations
and the third one is sun and the planet. So this is an interesting chapter. If you wouldn't be bored while reading it, it's all about the object we see around us in daytime and nighttime in the sky. We all know the sun is at the center and also only the light source of our solar system. All other 8 planets revolves around the sun, as we all know that. First 4 planets are rocky while rest of the other planets are gaseous planet. ये आप कहीं लिख लो, first 4 planets are rocky while the rest of the planet are gaseous planet. Moon is the only natural satellite on to our planet Earth. हमारे जो Earth है उसमें Moon is the only natural satellite. It is also a non-luminous body and reflects the light of the sun, due to which we see it in phases. So you can have a good answer of why do we see phases on Moon. Because Moon is a non-luminous body and reflects the light of the sun, due to which we see it in phases. You can observe the phases of Moon at night in the sky. We also see innumerable stars at night when the sky is clear. They are also so far from us. Sun is also a star. If you observe the stars throughout the night, you will notice that they also rise from east and set in west. However, the pole star is always fixed in the sky. So these stars, when viewed carefully, appear to make pattern in the sky. These patterns are known as constellation. So अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में या फिर कोई भी पूछे कि what is constellation, then you have to say that stars when viewed carefully appear to make pattern in the sky. This pattern is known as constellation. अब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कॉमेट क्या होता है, एस्टेरॉइड क्या होता है. So comet and asteroid are also part of our solar system. Comet come from region beyond the planet Neptune. When they come closer to sun, they can be seen in the sky with tails. So अब हमने देख लिया कितने कितने चैप्टर्स थे. तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. चैप्टर नंबर 17 के ये 3 टॉपिक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप नोट्स बना सकते हो. ये 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इनकी डेफिनेशन वगैरह एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेना. चैप्टर नंबर 17 के ये 3, उसके बाद है चैप्टर नंबर 15 के ये 3 टॉपिक, some natural phenomena, and after that chapter number 14 जो कि chemical effect of electric current है. इसमें भी 3 important topics हैं: conducting liquids, chemical effect of electric current, electroplating, and in chapter number 18 आप screenshot ले सकते हो या फिर इनको लिख के notes बना सकते हो. जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो. पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के अंदर भी हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं. उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स थे तो वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए. एंड देन वी हैव चैप्टर नंबर 16 कंबशन एंड फ्लेम. इसमें भी हैं आपके 9 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था. इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी थी, इसलिए मैंने इसमें से जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है. और आफ्टर दैट वी हैव चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं: चेंजेस इन प्यूबर्टी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल्स ऑफ हार्मोन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन. एंड देन वी हैव चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल, fertilization and its type, difference between viviparous and oviparous animals with example, metamorphosis in frogs, modes of asexual reproduction. And then we have chapter number 5 coal and petroleum. Inside this chapter we also have 4 important topics. Inside 1, 2 and 3 we have some subtopics, so go through all these things. And then we have chapter number 1 crop production and management.
Inside this chapter we have just 3 important topics: rabi and kharif crop with example, basic practices of crop production, irrigation, modern method. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई होप आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरह करनी है, किन किन टॉपिक्स पे, किन किन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, सो दैट आप इस एंट्रेंस एग्जाम में इजीली स्कोर कर पाओ, इस सिलेक्शन टेस्ट को इजीली क्रैक कर पाओ. नाउ अगेन आई वुड से कि अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई हेल्प चाहिए, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट एंड आस्क मी योर डाउट एंड क्वेरीज. वी विल हेल्प यू एज सुन एज पॉसिबल. और अगर आप इस चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब कर लो, जल्द से जल्द जुड़ जाओ हमारे इस चैनल से, सो दैट आप आगे आने वाले उन इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को मिस न कर जाओ. और अगर आपको इस वीडियो में ऐसा लगा कि मैंने आपकी थोड़ी भी हेल्प की है, देन जस्ट गो अहेड एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनका भी भला हो. आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी थोड़ी बहुत भी ये वीडियो बना के हेल्प की है. तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में कुछ और नए अपडेट्स के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि एसयूएससी में क्या क्या नए नए अपडेट्स आए हैं या फिर क्या आपके लिए हेल्पफुल है, मैं आपको कुछ और नई बातें बताऊं. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे क्यूरियस ऑल द टाइम टू लर्न मोर. बाय बाय.